टॉपिक है फिजिक्स में गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें हम जो है अनंत लंबाई के सामान्य अवस्थित चालक मीटर प्रतिशत की उत्तर निकाल चुके हैं। अब आता है जो है समतल चादर के निकट एक समान अवस्थित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक समान, ये है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहां पर हम एक समतल चादर लेते हैं जो एक समान आवेशित है। ठीक है, हमने बताया था आवेश घनत्व, तो उसमें क्या बताया था हमने कि अगर आवेश को देते हैं किसी चालक के पृष्ठ पर, वो चालक के पृष्ठ पर क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। और आवेश का इस प्रकार वितरित होना क्या कहलाता है, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व तीन प्रकार हमने बताया था, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय लंबाई संबंधित हो यानी एकांक लंबाई पर जो प्रवाहित हुआ आवेश होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल से यानी एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाला आवेश होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और आयतन वाला आयतन संबंधित है यानी कि एकांक आयतन में प्रवाहित होने वाला आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर वही समान रूप से एक समान आवेशित है ना, तो ये आवेश क्या समान रूप से वितरित हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो है इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं ये O, और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, और इधर से भी उतनी ही दूरी पर दूसरा बिंदु P ले लेते हैं, P' ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं जो है यहाँ से स्मॉल r दूरी है और यहाँ से भी क्या है स्मॉल r दूरी है, ये ऐसे। ठीक है, ये बिंदु O है इसका, यहाँ से स्मॉल r दूरी और यहाँ से भी क्या है स्मॉल r दूरी पर, इधर स्मॉल दूरी पर बिंदु P' है। ठीक है, और इधर P है। अब क्या होगा कि जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से निकलेगी, यहाँ से आएंगी, इधर से निकलेगी। अब ध्यान देना, अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो क्या होंगी, गॉसियन पृष्ठ के लंबवत होंगी, गॉसियन पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत होंगी। लेकिन अगर देखा जाए इस पॉइंट पर, अगर यहाँ पर हम बिंदु Q ले लें, तो यहाँ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारा चालक का जो हमारा ये गॉसियन पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। हमने यहाँ बिंदु Q ले लिया, यहाँ पर क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत रेखाएं होंगी वो नहीं गुजरेंगी, यानी कि यहाँ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्षेत्र सदिश लंबवत होगा इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, यानी कि इसके वक्रीय पृष्ठ से, जो हमारा ये बेलनाकार इस तरीके से बना है पृष्ठ, इसके वक्रीय पृष्ठ से लेकर ये क्या होगा, वक्र पृष्ठ ही बोला जाएगा ना, तो इसके वक्र पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। लेकिन अगर ये वृत्ति, ये क्या है, वृत्त के रूप, अगर इसको बेलन को सामने से देखें, ये वृत्त के रूप में दिखाई देगा, यानी कि प्रत्येक पृष्ठ से इसके प्रत्येक पृष्ठ से कुछ ना कुछ क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। क्यों गुजरेगा, क्योंकि जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा और जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो इस हम दिखा सकते हैं कि वेक्टर की
जो डायरेक्शन होगा वही डीए का होगा, ठीक है, डीए का होगा। तो वही हमको क्या करना, जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वहां गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करके हमको क्या करना है, इस चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके वक्रीय पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, इसके दोनों वृत्तीय पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, सबको जोड़ लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डीए की बात करें तो छोटा क्षेत्र छोटा क्या होगा, हमारा वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, छोटा वैद्युत फ्लक्स निकलेगा और उसका हम समाकलन कर देंगे तो पूरे से गुजरने वाला क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स जो है निकल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों ये क्या वृत्तीय पृष्ठ ना, ये क्या वृत्त होगा ना, अगर सामने से वृत्त के रूप में दिखाई देगा तो दोनों वृत्तीय पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा और इसके वक्रीय पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, सब निकाल लेंगे। उसको जोड़ के क्या होगा, डीए है ना, डी का छोटा क्षेत्रफल है ना, छोटा क्षेत्रफल छोटा वैद्युत फ्लक्स भी निकलेगा और जब उसका पूरे का समाकलन करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो दोनों वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई, तो दोनों वृत्तीय पृष्ठ की बात हो रही है ना, पी और पी डैश, दो वृत्तीय पृष्ठ पी और पी डैश, तो हम दोनों बराबर ही आएगा क्योंकि यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी उधर निकलेंगी, तो जिस डायरेक्शन में इधर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उसी डायरेक्शन में वहां भी, यानी कि डी और ई के बीच में एंगल यहाँ भी 0 ही होगा। तो क्या निकलेगा, अगर हम निकालें डी फाई पी और डी फाई पी डैश, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों बराबर निकलेगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर पी डॉट वेक्टर डी ए, या इसको हम लिख सकते हैं डी फाई पी इक्वल टू डी फाई पी डैश बराबर क्या हो जाएगा, पी डी ए कॉस थीटा। ये हम कई बार बता चुके हैं कि जो है अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो उसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब हमने क्या बताया कि यहाँ पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखा है वो गॉसियन पृष्ठ के लंबवत है, तो जो भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो क्या होगा, वृत्तीय पृष्ठ के मतलब कि जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा इसका वृत्तीय पृष्ठ का और वैद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। सेम डायरेक्शन मतलब क्या, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो d phi p इक्वल टू d phi p डैश बराबर क्या हो जाएगा, EDA cos 0 डिग्री, तो cos 0 का क्या होता है 1 होता है, तो d phi p इक्वल टू d phi p डैश बराबर क्या है, EDA बच जाएगा। अब हम कहां से निकालेंगे, वक्रीय पृष्ठ से, ठीक है, तो वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो अब बिंदु Q पर देखो, बिंदु Q पर देखा तो d phi q कर लो, इसको d phi q कर लो, EDA यहाँ डायरेक्ट लेना EDA cos थीटा, EDA cos थीटा वही आएगा जाके ना, और थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, तो d phi q इक्वल टू क्या जाएगा EDA cos 90, EDA cos 90 और cos 90 पॉइंट क्या होता है 0 होता है, यानी कोई वैल्यू प्लस नहीं गुजरेगा, यानी d phi q क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। फिगर बन गया, फिगर हटा देना, ठीक है। तो अब देखो देखें कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है, तो कुल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो कुल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को फाई से लिखा था d phi p हो जाएगा। अब दोनों वृत्तीय पृष्ठ कौन कौन था, d phi p और d phi p डैश था, d phi p प्लस सबको जोड़ लेंगे, d phi p डैश और प्लस d phi q है 37, d phi q है, तो d phi इक्वल टू क्या हो जाएगा,
यहाँ भी ईडीए यहाँ भी ईडीए, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या निकला है, ईडीए ईडीए निकला है। यहाँ पर देखो ईडीए और प्लस डी फाइव पी और डी फाइव पी डैश का भी ईडीए है और प्लस इसका 0 है, तो डी फाइव पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ईडीए आ जाएगा। 2 ईडीए आया। अब ये कुल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकला है। अब हमको पूरे पृष्ठ से चाहिए ना, जो अब समतल चादर है उसके पूरे पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण, ये जो दिए है ना छोटे क्षेत्रफल में हमने निकाला है, तो छोटा वैद्युत फ्लक्स भी निकलेगा। अब संपूर्ण पृष्ठ से चाहिए तो हम समाकलन कर देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करो तो ये फाई ई मिल जाएगा हमको, और इसका इंटीग्रेशन करना है ईडीए और क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे एक स्क्वायर। क्लोज मतलब जो गॉस प्रमेय होता है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो फाई ई इक्वल टू क्या जाएगा, 2e कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, a के रिस्पेक्ट में क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे dA का। अब यहाँ पर इसका हम समाकलन करेंगे तो dA क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2e a हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, e चाहिए ना, तो e इक्वल टू क्या है, फाई अपॉन 2a आ जाएगा, आएगा फाई अपॉन 2a। अब यहाँ गॉस प्रमेय का यूज करते हैं, फाई गॉस प्रमेय से, क्योंकि गॉस प्रमेय का प्रयोग है तो उसका प्रयोग करना है। गॉस प्रमेय से क्या होता है, जो फाई की होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि हमने बताया था गॉस प्रमेय कि किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में प्रवाहित कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यही क्या था, हमारा गॉस प्रमेय था। उसी को बात में ध्यान रखिए, हमें यहाँ पर डेरिवेशन करना है। E इक्वल टू क्या जाएगा, फाई का वैल्यू कितना निकला है, q अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई की जगह रख दिया और बटे में क्या है 2a है, क्या है 2a है, बराबर E बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा q अपान एक अलग कर लो, ठीक है, और क्या टू एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट होगा नीचे आएगा ना। अब q अपान a क्या है, q अपान a जो है सिग्मा है, जिसे हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश, यानी एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो यहाँ पर देखो q अपान a है, ये इतना है, इसकी अब हम क्या रख देंगे, सिग्मा रख देंगे, क्या रख देंगे, सिग्मा। तो E इक्वल टू क्या जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमारा जो डेरिवेशन हो गया पूरा हो गया है। और कितना आएगा, समतल चालक मीटर पर क्षेत्र कितना, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कहीं कहीं ये लिखा होता है E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन नॉट। तो के क्या होता है, माध्यम का परावर्तनांक होता है, तो निर्वात प्रवाही के लिए के का वैल्यू 1 होता है, तो वही फार्मूला फिर से निकल के आ जाएगा क्या, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये डेरिवेशन पूरा होकर आ जाता है। सवाल लेते हैं इस फार्मूले पर आधार। ठीक है, क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले समतल चादर पर 17.7 पिकोग्राम का आवेश है, तो समतल चादर के निकट, समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की
गणना कीजिए। ठीक है, क्या दे दिया है, ये दिया है, क्या दिया, Q बराबर 17.7 पिकोकुलाम, और हमने बताया था कि 1 पिकोकुलाम 10⁻12 कुलाम के बराबर होता है। तो 17.7 क्या हो जाएगा, 17.7 × 10⁻12 क्या हो जाएगा, कुलाम। ठीक है, और A का वैल्यू कितना दिया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज करो 10⁻4 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब पूछा क्या हमसे, E का वैल्यू, E का वैल्यू अभी हमने फार्मूला निकाला है, क्या निकाला, सिग्मा पान टू एप्सिलॉन नॉट निकाला है, और वहां पर Q हमने सिग्मा की जगह क्या रखा था, Q पान A जगह सिग्मा रखा था। तो यहाँ पर अगर रखेंगे सिग्मा जगह Q पान A जाएगा, Q पान टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू Q पान A होता है। अब सभी वैल्यू क्या हमको पता है ना, सब वैल्यू, Q का वैल्यू पता है, A का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। तो E इक्वल टू क्या आएगा, Q का वैल्यू कितना है, 17.7 × 10⁻12। ठीक है, और बटे में क्या जाएगा, 2 गुणे, और क्षेत्रफल कितना, 2 × 10⁻4, और ये कितना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻12, 10⁻12 10⁻12 कैंसिल हो गया। अब देखो इन दोनों को गुणा करो तो 17.7 के बराबर आएगा। अगर 8.85 को 2 से गुणा करें तो किसके बराबर आएगा, 17.7 के बराबर आएगा, आएगा नहीं, 8.85 को 2 से गुणा करो 17.7 के बराबर आएगा, तो काट देंगे, तो क्या बचेगा हमारा, E इक्वल टू, या ऊपर तो बच गया हमारा 1, नीचे बचा 1 बटा, यहाँ 2 मिला है हमको, 2 × 10⁻4, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻4 प्लस में हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, बटे में, तो यहाँ से 10 निकाल लो, 10⁻4 में से 1 निकाल 10 निकाल दो, तो 10 × 10⁻3 बच जाएगा। अब 2 से भाग दो, 2 5 10, ये बराबर जाएगा 5 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। पहले से टिप मात्रा क्या होगा, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया 5 × 10⁻3।